हेलो किसान साथियों, जिद्दी थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करें, इसका 100% कंट्रोल संभव है। लेकिन हमें पूरी जो इसकी तकनीक है, पूरा आईपीएम टेक्नोलॉजी है, वो अपनानी होगी। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। लास्ट में पूरे में इंडिया में सबसे जो लेटेस्ट इंसेक्टिसाइड थ्रिप्स के लिए अवेलेबल है वो लिस्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप खुद कौन से टैंक्स मिक्स कॉम्बिनेशन करके स्प्रे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस थ्रिप्स की कमज़ोर कड़ी कौन सी है जहाँ पे स्प्रे करने पे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका लाइफ साइकिल क्या होता है और इंसेक्टिसाइड के अलावा और कौन कौन सी विधियाँ हैं जिससे हम इस थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो संपूर्ण तकनीकी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले हम थ्रिप्स की बात करते हैं तो ये इतना जिद्दी थ्रिप्स है और इसकी लगभग 600 से भी ज़्यादा जो प्रजातियां हैं वो हमारे अलग अलग पौधों पे अटैक करती है, बहुत ज़्यादा हमें नुकसान करती है। जैसा आप फोटो में भी देख रहे होंगे कि इस पूरा फोटो का मतलब वो ही बदल दिया है कि ये फ़ोटो क्या है ये भी समझ में देखने में नहीं आ रहा है, जबकि ये शिमला मिर्च का जो है वो फ्रूट है। तो इतना ज़्यादा ये हमको नुकसान करता है। इसके अलावा इससे और नुकसान क्या होता है कि वायरस जो है, बहुत सारे वायरस हैं, उनके वाहक के रूप में, जो कैरियर के रूप में भी ये काम करता है। टमाटर, नींबू वर्गीय फल, खीरा, तरबूज, शिमला मिर्च, जितनी भी हम फसल लगाते हैं सब के अंदर इसका अटैक होता है। और ये हमारे जो फ्रूट की क्वालिटी है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो भी ख़राब कर देता है। यहाँ पे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो दो थ्रिप्स है, एक ओनियन थ्रिप्स जिसको हम कहते हैं थ्रिप्स टेबेसाई, या एक जो ग्रीन हाउस थ्रिप्स है, ये हमारे यहाँ पे दो प्रजातियाँ इसकी ज़्यादा पाई जाती है। पूरे विश्व में हम अगर बात करें तो बहुत सारे अलग अलग थ्रिप्स, अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एवोकाडो का थ्रिप्स है, बीन का थ्रिप्स है जो हल्का सा जिसपे सफ़ेद और काली आपको पट्टी दिखाई देती है। सिट्रस का थ्रिप्स है, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसकी स्पीसीज अलग है। इसी तरह से जो क्यूबान लोरेल थ्रिप्स है वो थोड़ा अलग होता है। इसी तरह से ग्रीन हाउस थ्रिप्स की भी अलग से स्पीसीज होती है, ये भी बहुत ज़्यादा हमको नुकसान करता है। इसी तरह से जो मायोपोरम थ्रिप्स है ये भी एक अलग तरह का थ्रिप्स होता है, इसके भी हमको अलग से नुकसान, डैमेज मिलते हैं। इसी तरह से ओनियन थ्रिप्स जो हमारे यहाँ पे मेन सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है ये है। और इसके अलावा जो एक हमारे वेस्टर्न फ्लावर थ्रिप्स है, तो ये सभी तरह के अलग अलग तरह के जो थ्रिप्स हैं ये हमको बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब हम इसका जीवन चक्र समझ लेते हैं। इसका अंडा लगभग गोल होता है और जिसमें से 3 से 10 दिन में जो है वो फर्स्ट और सेकंड दो तरह के इंस्टार लार्वा होते हैं वो निकलते हैं। और ये लगभग 7 से 14 दिन हमारी फसलों में नुकसान करते हैं। फिर ये प्यूपा में बदल जाते हैं जो 2 से 5 दिन रहता है। और अडल्ट आप अलग अलग तरह के, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अलग अलग तरह के अडल्ट है और ये 2 से 30 दिन तक जिंदा रहते हैं। और मौसम और परिस्थिति के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जो इसका पूरा लाइफ साइकिल है ये 15 से 30 दिन के बीच में कंप्लीट होता है। अगर अच्छा मौसम है, इसको अच्छा खाना मिल रहा है कच्चा कच्चा, तो ये बहुत जल्दी से अपनी जो लाइफ साइकिल पूरी करता है। इसके अडल्ट और निम्फ दोनों ही हमको बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो ये दोनों स्टेज हैं जो हमको नुकसान करती है। अब इसके अगर हम डैमेज की बात करें, मेरे हिसाब से आप सभी किसान भाई जो हमारे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। जैसा आप इस फोटो में भी देख रहे हैं, ये खीरे की पत्ती का फोटो है। देखिए इसमें मतलब सैकड़ों की संख्या में जो हैं वो थ्रिप्स पीछे बैठे हैं और इसकी एक ही पत्ती में सारी स्टेज अवेलेबल हो सकती है। इसके अंडे भी ये पत्ती के अंदर ही देता है, इसके लार्वा प्यूपा भी वहीं रहते हैं और इसके जो अडल्ट है वो भी वहीं रहते हैं। जो लार्वा और जो इसकी निम्फल स्टेज है और जो प्यूपल स्टेज है वहाँ पे इसके पंख नहीं होते हैं, बाद में फिर इसके पंख आ जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत उड़ भी सकता है, क्योंकि कुछ किसान भाई इसको फुदका भी कहते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा उड़ता है, इसलिए फुदक फुदक के। इसका जो अटैक है वो जैसे आप देख रहे हैं, पीछे से आपकी पत्ती में हल्के से वाइटिश कलर के आपको सफ़ेद से धब्बे दिखाई दे सकते हैं, या सिल्वर कलर के भी कभी कभी धब्बे दिखाई देते हैं। वो अलग अलग फसल के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी अगर आप लेंस से उसको बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको हो सकता है उसके जो एक्सक्रीटा है वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। ये देखिए ऊपर से ऐसे वाइट वाइट धब्बे दिखाई देते हैं
और थ्रिप्स का जो अटैक है वो जो कोमल जो कच्चे हमारे हिस्से हैं पौधे के, जैसे फूल है, कच्ची पत्तियां हैं, कच्चा फल है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका अटैक होता है। ये देखिए बैक साइड सिल्वर कलर में इस तरह से आपको इसका जो है वो डैमेज दिखाई दे सकता है। ये देखिए ये थ्रिप्स का जो अटैक है ये टोमेटो, चिल्ली, कैप्सिकम इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। और कभी कभी जब इसका इतना ज़्यादा आउटब्रेक होता है पेस्ट का, तो पूरी फसल जो हमारी, जैसा आप देख रहे हैं इस फोटो के अंदर, पूरी फसल को ये हमारी चौपट कर सकता है। ओनियन, जैसा कि इसका नाम भी था थ्रिप्स टेबेसाई ओनियन, तो ओनियन जो हमारा प्याज है, इस प्याज की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। और सबसे ज़्यादा जैसे ये चतुर होता है तो ये छुपके रहता है, जो हमारे बिल्कुल कच्चे पत्ते निकल रहे होते हैं, और हम किसान भाई वहाँ कच्चे पत्तों को कभी ऐसे खोल के देखते नहीं है, जैसे आप इस बीच की फ़ोटो में देख रहे हैं। तो आप अगर प्याज की खेती करते हैं तो वहाँ पे आपको समय समय पे मॉनिटरिंग, जैसे मैं कहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे हमको प्याज के पत्तों को ऐसे खोल के देखना है अंदर से कि वहाँ पे कोई थ्रिप्स तो नहीं बैठे हैं। और ये क्योंकि जैसे मैंने कहा कच्चे पत्ते, जो कच्चे कच्चे पत्ते निकल रहे होते हैं, वहाँ पे ये आक्रमण करता है। इसी तरह से कपास की जो हम फसल लगाते हैं, इसके अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कपास की जो पत्ती पीछे से, यहाँ पे इसका थोड़ा सा ब्रोंज कलर या हल्का डार्क लाइट ब्राउन सा कलर आपको पत्ती का दिखाई देगा। इसके अलावा जब कपास में ज़्यादा अटैक होता है तो पत्ती ऐसे नीचे की तरफ मुड़ के और कड़क हो जाती है, और बाद की अवस्था में पत्ती जो है वो फट भी जाती है कभी कभी। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा हमारे जो है कपास के अंदर नुकसान होता है। ये जैसे मैंने कहा था कि फूलों पे, हमारे फलदार पौधे अगर आप लगाते हैं या सब्जियां हैं, तो उनकी क्वालिटी को ये बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कच्चे पत्तों पे, कच्चे फूलों पे इसका असर होता है, और वहीं पे ये अपना जो दाग धब्बा या निशान बना देता है, और जैसे जैसे फिर वो फ्रूट बड़ा होता है वो निशान भी उसके ऊपर बड़ा होता जाता है। तो इसलिए हमको इसको अब कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो इससे परेशान हैं। मैं फिर वही कहूँगा कि हमको इसके लिए भी जो है हमारी IPM जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच हमको अपनानी होगी। जितने भी हमारे पास में साधन हैं, चाहे वो कल्चरल हो, बायोलॉजिकल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, वो सारे के सारे हमको बारी बारी से काम में लेने हैं। और सबसे पहला ज़रूरी जो है वो कल्चरल है। अभी आप देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड में फ़ोटो है, छोटा सा पौधे उगते हुए पे ही थ्रिप्स का इतना ज़्यादा आक्रमण हो गया है। जबकि मेरा ये मानना है कि आपकी बीज अंकुरण से लेके कम से कम 15 दिन तो आपके पौधे पे कोई भी पेस्ट या बीमारी का आक्रमण नहीं होना चाहिए। हम बीज उपचार कर सकते हैं, या हमने जब बीज लगाया तो हमने हमारी मिट्टी का उपचार नहीं किया, उस वजह से जो उसकी वो जो पीपा स्टेज थी या अडल्ट थे वो हमारे खेत में थे, और जैसे ही हमने बीज लगाया तो उनको तो वो भूखे थे, क्योंकि बीज लगाने से पहले कुछ खेत में था नहीं। जैसे ही हमने बीज लगाया, बीज उगा, तो उसको तो बड़ा अच्छा कच्चा कच्चा खाना मिल गया। तो इसलिए डीप समर प्लोइंग या फील्ड सैनिटेशन जब आपकी फसल ख़त्म होती है तो वो बहुत ज़रूरी है। जितने भी हमारे पहले के जो क्रॉप रेजिड्यू हैं, जो फसल के अवशेष हैं, उनको हटाना चाहिए। गर्मी के मौसम में हमको सोलराइजेशन करना चाहिए। बायोलॉजिकल में हमारे पास में नीम और करंज ऑयल हैं। इसके अलावा कुछ मैं जो फंगस है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, वो बहुत अच्छा इससे कंट्रोल होता है। मैकेनिकल में जहाँ पे इसका ज़्यादा अटैक हो रहा है उनको हम पौधों को या उस पार्ट को पौधे से हटा सकते हैं। और फिर लास्ट में हम केमिकल्स पे जाएंगे। तो पहले 3 हमको देखने हैं कि इनमें हम क्या कर सकते हैं। नीम और करंज ऑयल जो है NSK, इसके अलावा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो हम कहते हैं 5% बनाते हैं, इसका एक बहुत अच्छा, आप इसको घर पे बना सकते हैं, सबसे सस्ता तैयार होता है। इसका पूरा वीडियो भी आप जो है वो अपने चैनल पे डला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो नीम और करंज ऑयल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा इन दोनों को भी आप मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी केमिकल को ध्यान रखें कि हमको 30 दिन से पहले दोबारा से उसको रिपीट नहीं करना है, नहीं तो हमारे जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हमको कुछ सावधानियां रखनी हैं। जैविक नियंत्रण में और हमारे पास में क्या ऑप्शन है, एक बेवेरिया बेसियाना है जिसका हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा एक लेकेनीसीलियम लेकेनी है, या वर्टिसीलियम लेकेनी जिसको कहते हैं, पुराना जो इसका नाम है,
ये जो दोनों ये फंगस है, जैविक फंगस है, जो बहुत ही अच्छी थ्रिप्स को कंट्रोल करती है और सारे सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करती है, वाइट फ्लाई, एफिड, सबको। लेकिन जब भी आप जैविक कोई भी उत्पाद, विशेष रूप से अगर आप कोई जैविक फंगस या जैविक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो ये नीचे जो मैंने सावधानियां लिखी हैं इनका हम ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई कहते हैं साहब हमने किया लेकिन उनका तो हमें कंट्रोल नहीं मिला, लेकिन ये पता नहीं है कि हमने उसको लाके और धूप में, गर्मी में रख दिया, पता लगा वो स्प्रे करने से पहले ही वो चाहे जो फंगस थी वो ख़त्म हो गई। तो इसलिए इनको एक लो टेम्परेचर पे आप स्टोर करके रखें, ठंडे मौसम में स्प्रे करें, और 60 डिग्री से 60% से ऊपर जब ह्यूमिडिटी होती है तब जितने भी ये बायोपेस्टिसाइड हैं इनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा, हमारा टेम्परेचर 18 से 30 डिग्री। अगर ये कंडीशन नहीं है तो मैं कहूँगा आप इनका चाहे इस्तेमाल नहीं करें। जब आपके खेत में ये कंडीशन हो तभी आप इनका इस्तेमाल करें। एक ये कॉन्टैक्ट होते हैं तो इसलिए इनका बहुत अच्छे से कवरेज, हमारे पौधे के सारे हिस्सों में इसका अच्छे से कवरेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। इसी तरह से क्योंकि ये बायो जो है वो फंगस है, मित्र फफूंद है, तो हमको कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करना है 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में। ये एक हमको सावधानी इसमें ध्यान रखनी है। अब हम ड्रेंचिंग से भी, जैसे मैंने कहा कि उगते हुए पौधे पे ही थ्रिप्स आ गया है, 5 दिन का पौधा नहीं होता और बहुत सारा थ्रिप्स है, इसका मतलब हमने जो हमारी जो पूरा जो जैसे मैंने कहा कि IPM है वो हमने नहीं अपनाया। तो सबसे पहले हमको ड्रेंचिंग या उससे पहले हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे। सीड ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे जो इंसेक्टिसाइड अवेलेबल हैं, क्लोथिनिडिन है, डिनेटोफुरान है, इमिडाक्लोरपिड है, थायोक्लोरपिड आता है, थायोमेथोक्साम आता है, और इनकी बहुत ही कम मात्रा, लगभग 2 से 5 ml पर kg सीड लगती है, वो हम कर सकते हैं। नर्सरी का रूट ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। जब आप नर्सरी ट्रांसफ़र करें तो जड़ों को जो है आप डिप करके, ये जो ऊपर बताई गई दवाइयाँ हैं इनके अंदर पानी में घोल के उनको डिप करके वो हम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम हमारी जिन किसान भाइयों के हमारे अगर आपके ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचाई की सुविधा है तो वो ये जो ऊपर वाले जितने भी जो मैंने बताए हैं, जो इमिडा है लगभग 250 से लेके 750 ml पर एकड़ हम थ्रो ड्रिप भी दे सकते हैं। या आपके अगर ड्रिप नहीं है, टपक नहीं है, टपक सिंचाई, तो आप इसकी 1 ml पर लीटर वाटर से ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो थायोमेथोक्साम 30 FS जो आजकल लिक्विड में आ रहा है उसको भी हम 100 से 400 ml तक फसल की स्टेज के हिसाब से उसको ड्रिप के साथ में, और ये आपको पहले पानी के साथ देना है जैसे ही आपका अंकुरण हो 7 दिन के अंदर, ताकि आपका पौधा पूरा, ये ऐसी दवाइयां हैं जो जड़ों से पौधा अपटेक करता है। तो हमको पहले पानी के साथ या अंकुरण के तुरंत बाद हमको इनकी ड्रेंचिंग या ड्रिप के साथ में देना है। और ये थ्रिप्स ही नहीं, इसके अलावा जो वाइट फ्लाई है, तेला मोयला है, लीफ माइनर है, या हमारी मिट्टी में अगर आप दे रहे हो तो मिट्टी में कोई दीमक है, टर्माइट है, उद्दई है, तो उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा फ़ायदा है। सबसे पहला स्टेप हमको ये करना है। सेकंड स्टेप में जैसे ही हम कोई फसल लगाएं, आपको येलो और ब्लू कलर के जो हैं वो स्टिकी ट्रैप दोनों लगाने हैं, ताकि हमको ये पता रहे कि कोई भी कीड़ा हमारे खेत में आ रहा है। और लगाने ही नहीं है, उनको आपको नियमित देखना भी है। ऐसा नहीं है कि लगा के छोड़ दिया और भूल गए, उसको चेक ही नहीं किया, पता लगा बहुत सारा थ्रिप्स हो गया। तो ये हमको लगाने के साथ में इनकी मॉनिटरिंग भी करनी है। और जो हमारे ग्रीन हाउस के किसान भाई हैं वो मैं कहूँगा आप एंट्री गेट के ऊपर और हॉकी एरिया में चारों तरफ ये लगा के ज़रूर रखें और समय समय पे इनकी मॉनिटरिंग करें। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लेटेस्ट इंसेक्टिसाइड हमारे पास में हैं जिनके द्वारा हम थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि नीम और करंजोल जो मैंने एक बताया, ये तो आप हर दवाई के साथ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, माइटिसाइड, सब कुछ सारे के सारे गुण नीम ऑयल के अंदर होते हैं। और करंज ऑयल भी हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे ये वेदी ग्रीन पाथ के नाम से आता है कोपर्ट कंपनी का, और भी कंपनियों का आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों, और इनको दोनों को अलग अलग से या कॉम्बिनेशन में आप ये जो नीचे इंसेक्टिसाइड दिए हुए हैं नंबर 2 से लेके 10 तक,
उन सब के साथ आप इनको मिक्स कर सकते हैं। आपको हमेशा हल्की दवाई से शुरुआत करनी है, क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ, अभी आप जो शायद सोच रहे होंगे वो अभी इसमें लिस्ट में नहीं है 1 to 10 में। तो हमेशा ये भी एक हमको ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई भी ये इंसेक्टिसाइड की शुरुआत करते हैं तो आपको हल्के इंसेक्टिसाइड से शुरुआत करनी है। बहुत बार ये होता है कि हम सबसे अच्छा जिसको रिजल्ट मिलता है जिस दवाई का, वो सबसे पहले हम वही कर देते हैं। तो फिर अगर उस पेस्ट का अटैक बढ़ गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए आपको हल्के से शुरुआत करनी है। मैं आपको बहुत अच्छी यहाँ पे लिस्ट शेयर करने वाला हूँ और इतने अच्छे कॉम्बिनेशन आपके पास में है कि आपको एक दवाई को रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। डाइफेंथ्यूरोन जो है पेगासस के नाम से जो आता है सिंजेंटा का, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वाइट फ्लाई पे भी, माइट पे भी और आपका थ्रिप्स के ऊपर भी। लेकिन कभी कभी इसकी जो है बेल वाली फसलों में फाइटोटॉक्सिसिटी आ जाती है, तो आप इसको एज ए कॉम्बिनेशन में या इसका लो डोज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेनेटोफुरान है ओसिन या जो टोकन के नाम से आ रहा है एंडोफिल का, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप इनको इस्तेमाल करें और इनको इस्तेमाल करते करते फिर आपको 11 नंबर से लेके 21 नंबर की तरफ बढ़ना है धीरे धीरे। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने शुरू में ही बहुत तेज़ दवाई कर दी तो बाद में पता लगेगा कि दूसरी दवाइयों का जो इफ़ेक्ट है वो आपको नहीं मिल रहा है। नंबर 17 से लेके नंबर 21 तक ये जो 5 दवाइयां हैं नीचे की, ये मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी दवाइयां हैं। जो आपका कीफन आ रहा है एक पेस्टिसाइड इंडिया का, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो स्पाइनेटोराम जो सुमिट या डेलीगेट के नाम से आ रहा है डो एग्रो का, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक स्पाइनोसेट जो आता है डो एग्रो का ही ट्रेसर के नाम से, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लिसेंटा जो आता है एक फिप्रोनिल प्लस इमिडा दोनों जिसमें होती है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और रिसेंटली जो गोदरेज ने अभी और इंसेक्टिसाइड इंडिया ने जो लॉन्च किया है सिनवा या ग्रेसिया के नाम से, इसके भी बहुत सारे फार्मर्स के अच्छे फीडबैक आ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इनसे कंट्रोल मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो 5 प्रोडक्ट हैं इनके ऊपर हमको लास्ट में आना है। पहले हमको कोशिश करनी है, जैसे ड्रेंचिंग है, थ्रो ड्रिप आप जो नियोनिकोटिनोइड्स हैं वो देने हैं और साथ में आपको इनका स्प्रे भी करना है। प्लस इनके साथ में आपको नीम ऑयल और आपको जो करंज ऑयल है वो भी मिक्स करना है, तभी हम इसको थ्रिप्स को 100% कंट्रोल कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आप खुद कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो मिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो डाइफेंथ्यूरोन है ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, सीरियल नंबर 4 पे जो था, इसको आप सीरियल नंबर 17 के साथ में मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो पेगासस है उसको आप जो हमारा 18 नंबर पे जो सुमिट या डेलीगेट है उसके साथ भी आप कर सकते हैं। इसको आप स्पाइनोर सेड के साथ भी कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह से अलग अलग से कर सकते हैं। इसी तरह से जो नंबर 6 पे हमारा जो फिप्रोनिल है जो 18.87% वाला, 5% वाला नहीं, अगर आप 5% वाला ले रहे हैं तो उसकी आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने जो है वो 18.87% जो आ रहा है रिजेंट गोल्ड के नाम से जो बायर का है वो नए वाला जो वो मैंने यहाँ पे लिया है फिप्रोनिल। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको भी आप जो है कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट जो हैं 11 नंबर पे, इसको भी आप जो है नीचे वाले जो सबसे अच्छे वाले थे उनके साथ में कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास में बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनको कि हम खुद हमारे फार्म पे मिक्स करके और यूज़ करके और थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आप कॉम्बिनेशन काम में लें, एक चीज़ का हमको खास ध्यान रखना है कि इनकी जो रिकमेंडेड डोज है उससे आप थोड़ा कम करके डोज लें। दूसरा, स्टिकर विशेष रूप से अगर आप नीम और करंज ऑयल का इस्तेमाल करें तो वो ज़रूर मिलाएं। बारीक फुहारे से स्प्रे करना है, ये ध्यान रखें। और निचली साइड जितनी भी थ्रिप्स की जो एग लार्वा जो उसका है, जो प्यूपा है, जो अडल्ट है, वो ज़्यादातर पत्ती की निचली साइड में रहते हैं, तो वहाँ पे स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ में जो पौधे के कोमल हिस्से हैं जैसे फूल है, कच्चे फल हैं या जो ग्रोविंग टिप्स है, वहाँ पे स्प्रे ज़रूर होना है, ये आप ध्यान में रखें। बड़ी जो मैच्योर लीफ है, जो पुरानी पत्तियाँ हैं, वहाँ पे आपको थ्रिप्स बहुत कम मिलेगा या हो सकता है मिले भी नहीं। तो इसलिए ये हमको इसमें खास ध्यान में रखना है। इस तरह से अगर आप सारे ये कॉम्बिनेशन बदल बदल के करेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हर 5 दिन पे भी इनका रिपीट करते हैं, कोई भी स्प्रे करते हैं, तो आपका कोई सा भी केमिकल
1 से 1.5 महीने से पहले रिपीट होने का नहीं है। इतने अच्छे मैंने आपको यहाँ पे जो लिस्ट है वो शेयर की है। तो थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपका जो ये जिद्दी थ्रिप्स है इसको आपको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी किसान भाइयों को। थैंक यू, धन्यवाद।